हिंसा का असर भारत की सरहद तक आ पहुंचा है। सरकार ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। वहीं दूसरी बड़ी खबर यह है कि आप नेता संजय सिंह ने हाउस अरेस्ट का दावा किया है। तीसरी बड़ी खबर आपको बताएंगे, आपदा के दौरान जहां एक तरफ भूस्खलन के चलते कई सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं, आवाजाही बंद हो गई है, तो वहीं सबसे ज्यादा नुकसान बागवानों को हुआ। बाढ़ बारिश के बीच सेब की बागवान को भारी नुकसान पहुंचा। सड़कें बंद होने के चलते सेब ले जा रहे सैकड़ों ट्रक फंसे हुए हैं। वहीं अब सेब बागवानों को राहत देने वाली सबसे बड़ी खबर सामने आई है। घाटी से सेब को दिल्ली तक पहुंचाने के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि नेपाल की जेल से 35 कैदी फरार हैं। भारत में गिरफ्तार किया गया है। भारत में घुसने की कोशिश करते गए पाए गए हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश बॉर्डर से गिरफ्तारी हुई है। उत्तर प्रदेश से 22 कैदियों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार से 10 और पश्चिम बंगाल से 3 कैदी गिरफ्तार किए गए हैं। नेपाल में आंदोलन के दौरान 15,000 कैदी फरार हुए थे और उन सबकी कोशिश भारत में घुसने की थी। और ऐसे में जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां से उन कैदियों को गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन 3 बॉर्डर से गिरफ्तारी हुई है। 22 कैदियों को उत्तर प्रदेश बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया है। वहीं बिहार से 10 और पश्चिम बंगाल से 3 कैदी। तो जो कैदी थे रिहा हुए। जो नेपाल की तस्वीरें लगातार सामने आ रही थी, हम उन सबसे वाकिफ हैं। जो हालात नेपाल में बना हुआ है, तख्ता पलट वहां पर हुआ है और ऐसे में जो कैदी जेलों में बंद थे वो फरार हुए और भारत में घुसने की कोशिश की गई। ऐसे में जो भारत की जो बॉर्डर एरियाज हैं उस पर तैनाती बढ़ा दी गई है। अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात हैं और खास तौर पर नजर रखी जा रही है। इसमें उन कैदियों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार से 10, एक बार फिर से बता देते, पश्चिम बंगाल से 3 कैदियों को गिरफ्तार किया गया है। आंदोलन के दौरान 15,000 लगभग बताया जा रहा है कि 15,000 कैदी जो कि जेल में बंद थे वो फरार होने की कोशिश उनके तरफ से की गई और बड़ी मात्रा में भारत में घुसने की कैदियों की कोशिश थी और उन्हें बॉर्डर एरिया से गिरफ्तार कर लिया गया है। हाल ही में नेपाल से जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, वहां पर चाहे पक्ष की बात करिए, विपक्ष के या जो पोजीशन पार्टीज के बड़े नेता है, लीडर हैं, वो भी अपनी जान बचाकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। और वहां के जो प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री, उनकी तरफ से भी इस्तीफा दे दिया गया था और वो भी वहां पर उनके लिए स्पेशल प्लेन आया, उसके बाद से नेपाल से फरार है। फिलहाल लोग वहां पर राजतंत्र की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है हमारे जो जेनजी का जो आंदोलन हमने देखा था उसके बाद से हालात बेहद बद से बदतर नेपाल में बने हुए हैं। उसके बाद से हर तरफ से हाहाकार की तस्वीरें सामने आ रही हैं। नेपाल की हिंसा भारत के लिए भी खतरे की घंटी बन गई है। नेपाल की जेलों से 7,000 कैदी फरार हो चुके हैं और इनमें से कई का मूवमेंट भारत नेपाल बॉर्डर पर देखा गया है। सशस्त्र सीमा बल हाई अलर्ट पर है। हर संदिग्ध की पड़ताल की जा रही है क्योंकि ये कैदी नेपाल की जेल की 4 दीवारी से निकलकर अब भारत की सरहद पर दस्तक दे रहे हैं। भारत नेपाल बॉर्डर से लोग भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हालात बद से बदतर नेपाल में बने हुए हैं। ऐसे में उन कैदियों की जो कोशिश है वो भारत में घुसने की है। नेपाल से फरार 35 कैदी भारत में गिरफ्तार किए गए हैं। बिहार और यूपी बॉर्डर से सबसे ज्यादा कैदियों को गिरफ्तार किया गया है। ये सटा हुआ इलाका है भारत से और लगातार वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात हैं। कैदियों की भारत में घुसने की कोशिश है ताकि किसी तरीके से वो अपनी जान बचा पाए। हालांकि नेपाल से तस्वीरें जो सामने आ रही हैं उसने सबका दिल दहला कर रखा है। फिलहाल नेपाल में हालत बहुत नाजुक है, स्थिति संवेदनशील है। वहां पर लोग आक्रोश में दिखाई दे रहे हैं। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का आलीशान बंगला जलाकर राख कर दिया था। हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी। 2 दिन पहले प्रदर्शनकारियों ने इसको आग के हवाले कर दिया था। नेपाल से न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद तिवारी की ये खास रिपोर्ट देखिए। नेपाल के काठमांडू में आप जो ये आलीशान बंगला देख रहे हैं, दरअसल ये बंगला यहाँ के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली, उनका है।
इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो नेपाल के लोगों का गुस्सा था वो किस तरह था कि एक प्रधानमंत्री कितनी लेविश लाइफ में काठमांडू में रहते थे। ये आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा बंगला है और जिस तरह से नेपाल के जो युवा हैं, नेपाल के जो लोग हैं, उनके अंदर ये गुस्सा था कि जो नेपाल की सरकार थी उसने नेपाल के लोगों की सुनी नहीं, डेवलपमेंट के बारे में जो लोगों के मुद्दे थे, युवाओं के मुद्दे थे, उन पर ध्यान नहीं दिया इस सरकार ने। और यही वजह थी कि जो करप्शन था वो अपने चरम पे था, बेरोजगारी थी जो अपने चरम पे थी, और उसके बाद जो जेनजी और जो बाकी भी लोग हैं, जो नेपाल के आम लोग हैं, उनका गुस्सा फूटा। और उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह से आज इस बंगले की हालत को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब जो जनता है जब वो सड़कों पे आती है तो बड़ी बड़ी सत्ताएं हिल जाती हैं। ये उसकी बानगी ये बंगला जो है यहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री का गवाही दे रहा है। आप देख सकते हैं सब कुछ जल के राख हो चुका है, सत्ता चली गई है, एक तरीके से तख्ता पलट हो गया है। तो कहीं ना कहीं जो लोगों का गुस्सा था वो सड़कों पे आया और जो लोग थे वो परेशान थे यहाँ पर बेरोजगारी से। जो युवा थे उनके मुद्दे जो हैं वो सुने नहीं जा रहे थे। और नेपाल के लोगों का कहना है कि सोशल मीडिया मुद्दा नहीं था, मुद्दा था दरअसल करप्शन और बेरोजगारी, जिसको लेकर नेपाल की सरकार ने, नेपाल के मंत्रियों ने, नेपाल के जो सांसद थे, जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने नेपाल की जनता की सुनी नहीं। इसलिए ये सबक जो है वो सिखाया गया है। और अब नेपाल के लोग, नेपाल की जनता एक ऐसा प्रशासन, एक ऐसा मंत्री, एक ऐसा नेता चाहती है जो यहाँ के लोगों की सुध ले। लोगों का यह भी कहना था कि नेपाल के लोगों को बाहर नौकरी करने क्यों जाना पड़ता है, नेपाल में ही उनके लिए रोजगार के बेहतर अवसर उनकी सरकार क्यों नहीं तलाश करती है। ये घर गवाही दे रहा है, ये घर गवाही दे रहा है, ये बंगला गवाही दे रहा है पूर्व प्रधानमंत्री जो ओली है उनका, कि किस तरह से जब लोगों का गुस्सा सड़कों पे आता है तो वो बड़ी बड़ी सत्ता, बड़ी बड़ी सरकारें जो हैं वो गिराने का मादा रखता है। और हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, आप नेपाल के रहने वाले हैं, कुछ कहना चाहेंगे? आप युवा हैं, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए बहुत सारे लोग हैं, गुस्सा था आपके अंदर? गुस्सा तो बहुत था, लेकिन जो नेपो किड्स का जो असली मकसद था, जहाँ तक यहाँ के सरकार जितने भी थे उसके नेपो किड्स, उसके बाल बच्चे फॉरेन में एंजॉय कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग एंजॉय कर रहे हैं। बंगला देख के लग रहा है हमको। बंगला देख के, हाँ, परसों का ही बात है, सब लोग आए यहाँ पे जला के राख कर दिए हैं। मैक्सिमम नेताओं का और मैक्सिमम यहाँ का पॉलिटिशियन से लेके पुलिस यूनिफॉर्म से लेके सब कुछ जल के राख हो चुका है। पर कुछ यहाँ पे घुसपैठ भी घुसे हुए हैं, जहाँ तक मुझे सुनने में आया था। पर ऐसा अब ना हो, करप्शन बार बार ना हो, यही एक सीख मिलना चाहिए यहाँ की जनता को। कैसी सरकार चाहते हैं आप? सरकार जो अभी बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं, जैसे कि कभी कभी सुशीला कार मैम का भी न्यूज़ आता है, बालिन सरकार का भी न्यूज़ आता है, और नेपाल का भी न्यूज़ आते हैं। मैक्सिमम न्यूज़ इसी के रिलेटेड आ रहे हैं। तो वही बस अब करप्शन खत्म हो जाए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट जाए, हम लोग का यही मकसद है। बिल्कुल, मेरे कैमरामैन जोड़ा युगल आपको यहाँ से भी दिखाएंगे अंदर इधर की तस्वीरें कि इस जो पूर्व प्रधानमंत्री का घर था उसका मंजर अब आप देख सकते हैं क्या है, किस तरह से प्रदर्शनकारियों ने यहाँ पर तोड़फोड़ की। जो गुस्सा था वो इस बंगले के ऊपर आके निकला। ये देखिए, ये सीधी तस्वीरें हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ से भी देखिए, यहाँ प्रवेश निषेध लिखा हुआ है। और यहाँ से भी थोड़ा मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। अंदर देखिए जो बाइकें थी वो सब जल के राख हो चुकी हैं। अंदर का जो प्रीमाइसेस देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं कि जब लोगों का गुस्सा सड़कों पे आता है तो जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि बड़ी बड़ी सरकारें, बड़ी बड़ी सत्ता जो है वो अपने वो कुर्सी से हिल जाती हैं। और उसकी बानगी ये काठमांडू में जो पूर्व प्रधानमंत्री का घर है ये देने के लिए काफ़ी है। कैमरामैन युगल ठाकुर के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, काठमांडू। वक्त छोटे से ब्रेक का, और उसके बाद देखेंगे महराज को जेल के बाहर सियासी खेल। हीर एक्सप्रेस को देखना मत। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर हादसा, मोदी ग्राउंड के पास पलटा टेम्पो ट्रैवलर, हादसे में एक की मौत, 6 लोग घायल। बिश्ना के बहादुर खान क्षेत्र से घर जा रहे पुलिसकर्मी राजकुमार पर अज्ञात हमलावरों का हमला, तेजधार हथियारों से जानलेवा हमले में पुलिसकर्मी घायल, जीएमसी जम्मू में इलाज जारी। कठुआ पुलिस ने स्नैचर गिरोह का किया पर्दाफाश, 2 लुटेरों को दबोचा, कब्जे से मोबाइल और बिना कागजात की बाइक जब्त। राजौरी में कुछ युवकों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल, नौशेरा का बताया जा रहा है वीडियो। सड़क पर घंटों तक चला यह ड्रामा, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच। इस वक्त की बड़ी खबर, आप नेता संजय सिंह ने हाउस अरेस्ट का दावा किया है।
आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला संजय सिंह से मिलने पहुंचे थे। गेट बंद होने की वजह से वो उनसे मिल नहीं पाए। गेट के ऊपर चढ़कर ही बाहर वो उनसे मिलते हुए नजर आए। संजय ने आज महराज मलिक को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, जिसका ऐलान पहले ही कर दिया गया था। पीएसए लगाए जाने के विरोध में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसका लेकर सूचना पहले दे दी गई थी और महराज के खिलाफ कार्रवाई उचित नहीं है। संजय सिंह, आप नेता का ये कहना है, लोगों की आवाज दबाना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, उनकी तरफ से कहा गया है। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से फारूक जब उनसे मिलने पहुंचे तो गेट के ऊपर चढ़कर उनको बात करनी पड़ी। उनका कहना है कि तानाशाही इस कदर है कि पता नहीं है, पूछा जा रहा है कि किस लिए हाउस अरेस्ट किया गया है तो कोई जवाब नहीं मिल रहा है। उनके इस बिल्डिंग के बाहर आप देख सकते हैं कि जवान वहां पर तैनात है, पुलिस वहां पर है, जम्मू पुलिस है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर श्रीनगर पहुंचे आप सांसद संजय सिंह की है, जो श्रीनगर में हाउस अरेस्ट का दावा कर रहे हैं। महराज मलिक के समर्थन में आज उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी थी, लेकिन संजय आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना दी गई थी, जिसके बाद से ये कदम उठाया गया, हाउस अरेस्ट कर दिया गया। पीएसए के तहत उन्होंने कहा गया था कि गलत किया गया है। महराज, जो कि डोडा विधायक महराज मलिक है, उनके ऊपर पीएसए के तहत जो केस ठोका गया है वो गलत है। उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की सूचना लोगों को दी जानी थी, जिसके बाद से उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया। हालांकि इस खबर पर जब पता लगने के बाद फारूक वहां पर पहुंचे तो उन्हें भी उनसे मिलने नहीं दिया गया। हालांकि उनकी तरफ से कहा गया था कि हम पुराने दोस्त हैं, हमें मिलने दिया जाए, उनकी तरफ से नहीं मिलने दिया गया। अब संजय सिंह, आम आदमी पार्टी नेता का ये बड़ा आरोप कि हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, अपने आप में बेहद अहम है। पूरे डोडा में जो फिलहाल माहौल बना हुआ है बेहद तनावपूर्ण है। लगातार महराज मलिक की रिहाई की मांग की जा रही है। सड़कों पर लोग उतरे हुए थे। सबसे पहले हमने देखा था कि सरकारी कर्मचारी अभद्र भाषा, संसदीय भाषा का इस्तेमाल महराज मलिक की तरफ से किया गया था, जिसके बाद से इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा और उन्हें गिरफ्तार किया गया। पीएसए के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब ये पूरा का पूरा मामला शिफ्ट हो गया है कि आखिरकार डोडा विधायक महराज मलिक को पीएसए के तहत क्यों गिरफ्तार किया गया, क्योंकि कोई भी राष्ट्र विरोधी गतिविधि उनकी तरफ से नहीं की गई। ऐसे में पीएसए क्यों लगाया गया है? ये पहली बार है जब एक एक्टिव एमएलए को इस तरीके से पीएसए के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल उन्हें जेल से स्थानांतरित भी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आप सांसद संजय सिंह को नजरबंद किए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा है कि राज्यसभा सदस्य को इस तरह नजरबंद करने का कोई औचित्य नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। महराज मलिक को लेकर भी उनकी तरफ से कहा गया था, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया था कि गलत है, पीएसए के तहत आखिरकार गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी। संजय सिंह साहब को बंद रखा गया है, किस वजह ये वही लोग बता सकते हैं जो इस फैसले के पीछे हैं। बार बार जो है इसी तरह की हरकतें की जा रही हैं। कहने के लिए तो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में सारा कुछ ठीक है, माहौल अच्छा है, लोग खुश हैं, सारा कुछ जो है वो एक नया जम्मू कश्मीर बन रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि जब देखो तो ये लोग सख्ती के अलावा और कुछ नहीं करते। इन्होंने सख्ती हमारे साथ की, इन्होंने गलत कानून इस्तेमाल किया है महराज मलिक को गिरफ्तार करने के लिए। गिरफ्तार करने का कोई वजह नहीं। अब चलिए, अगर उनके बिहेवियर में या किसी ऐसे चीज़ में किसी को शिकायत हो तो असेंबली सेक्रेटेरिएट के साथ उठाइए, स्पीकर साहब से उसके बारे में बात करिए। लेकिन पीएसए कानून एक एमएलए के खिलाफ लगाना वो गलत। जी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुदस्सिर कादरी हमारे सहयोगी श्रीनगर से हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, देखिए, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि ये हाउस अरेस्ट जो किया गया है वो गलत है, पता नहीं है। आप नेता संजय सिंह की तरफ से कहा गया कि हम पूछ रहे हैं कि क्यों किया गया। फारूक भी बाहर से मिलकर चले गए। ये कोई कारण सामने आया है क्या? उन्हीं की तरफ से दावा किया जा रहा है कि मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। देखिए, जिस तरह से अब रिएक्शन जो है वो सामने आ रही है और ऐसा लग रहा है कि ये विवाद जो है, ये मुद्दा जो है, ये बढ़ता नजर आ रहा है। हालांकि डोडा में जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन के सामने एक चैलेंज है वो लॉ एंड ऑर्डर का चैलेंज है, और यहाँ पर कश्मीर की अगर हम बात करेंगे अब सियासी घमासान यानी कि पॉलिटिकल बयानबाजियां जो है वो दिख रही है और सियासी मैदान जो है अभी गर्म दिख रहा है इस कंट्रोवर्सी को लेकर। और जहाँ संजय सिंह ने ये दावा किया था कि उनको नजरबंद किया गया, तो उसके फौरी बाद जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कि एनसी के प्रमुख है, तो वो वहाँ पर
पर पहुंचे और उनको भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई, क्योंकि वहां पर जो गेट है बताया जा रहा है कि गेट पे ताला चढ़ा है जो सर्किट हाउस का, और सर्किट हाउस के अंदर संजय सिंह और जो आपके दीगर लीडरान है वो वहां पर मौजूद है। और इस सिलसिले में अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बाद चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का भी रिएक्शन सामने आया है और उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है और कहा है कि अगर बिहेवियर में कोई कमी थी एमएलए मेराज मलिक के, तो उसको दीगर चीज़ों से दीगर जो कार्रवाइयां हैं की जा सकती थी, उसको टैकल किया जा सकता था, लेकिन पीएसए जिस तरह से आयद किया गया है वो अनजस्टिफाई है, उसका कोई जवाब ही नहीं बनता है। और साथ ही साथ जिस तरह से अब जो आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख है अरविंद केजरीवाल, तो उन्होंने भी एक्स पर एक ट्वीट किया और जिसमें यह कहा गया है कि किस बिना पर जो संजय सिंह को जो है हाउस अरेस्ट किया गया और पहले मेराज मलिक पर पीएसए आयद किया गया और उन्होंने एक गहरी साजिश से इसे जो है करार दिया गया। मुदस्सिर, ये भी बताइए कि अब इन्हें नजरबंद कर दिया गया, जिसके बाद रिएक्शन सामने आ रहे हैं, हम जान रहे हैं, कब तक इन्हें बाहर निकाला जाएगा, पहला सवाल। दूसरी चीज, अभी हमने सुना कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे थे कि एक तरफ तो ये बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, स्थिति ठीक है, लोग खुश हैं, ऐसे में आप खुद देख सकते हैं क्या स्थिति बनी हुई है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए प्रिया, जिस तरह से डोडा का हमने जिक्र किया और डोडा का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, वहाँ की जो प्रॉब्लम्स है वो सबके सामने है कि किस तरह से वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो डिटेरियोरेट हो रही है। और ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहती है कि डोडा का असर जो है दीगर इलाकों में पड़े, चाहे जम्मू की बात करेंगे या कश्मीर की बात करेंगे। और कल हमने जम्मू में भी देखा कि जिस तरह से संजय सिंह ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया और उसके बाद एक जोरदार प्रोटेस्ट प्रदर्शन वहाँ पे हुआ, और यही कहीं ना कहीं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को भी शुबा था, या सोर्सेज की अगर हम बात करेंगे उनके पास ये इतला थी कि जो संजय सिंह है, जो आप लीडरान है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका शेड्यूल्ड है, लेकिन ये भी इतलात मिल रही थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद जो आप लीडरान है, जो संजय सिंह है, वो यहाँ पे एक प्रदर्शन निकालने की जो है प्लान कर रहे हैं, उसकी ताक में है। और कारण ये भी था क्या कि अगर इन्हें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, फिलहाल जो डोडा से तस्वीरें आ रही थी वो बहुत तनावपूर्ण थी, वहां पर स्थिति संवेदनशील थी, अगर इनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाती, और ये तो सीनियर लीडर्स हैं आम आदमी पार्टी के, तो माहौल और खराब हो सकता था। ये भी एक कारण है क्या इन्हें नजरबंद करने का? और अगर ये कारण है तो क्या ये ठीक है इस तरीके से रोकना इन्हें? यकीनी तौर पर जिस तरह से हमने कहा कि कल जम्मू में एक एग्जाम्पल मिली कि जिस तरह से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और उसके बाद प्रदर्शन हुआ, और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को यह अप्रहेंशन था कि जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस एक शेड्यूल था लेकिन प्रोटेस्ट शेड्यूल नहीं था, लेकिन ये इतला जरूर मिल रही थी और इसका भी शुबा जो है वो जाहिर किया जा रहा था कि शायद यहाँ पर भी आपके कारकुनान जो है, एक्टिविस्ट जो है, लीडरान जो है, वो प्रदर्शन कर सकते हैं और उसके बाद शायद कहीं ना कहीं यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को जो है उस पर भी असर पड़ सकता था। तो एहतियाती तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन का हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने एहतियाती तौर पर इस तरह का इकदाम उठाया कि जो संजय सिंह है और जो दीगर लीडरान है उनको फिलहाल जो है हाउस डिटेंशन में रखा और उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी इजाजत नहीं दी गई, और यहाँ जाहिर तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाजत नहीं दी गई, लेकिन उनकी तरफ से कब अब आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जानी है या कल की जाएगी या नजरबंद कब हटाया जाएगा, उस पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल मुदस्सिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर की जानकारी के लिए। आपदा के दौरान जहां एक तरफ भूस्खलन के चलते कई सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं, आवाजाही बंद हो गई है, तो वहीं सबसे ज्यादा नुकसान बागवानों को हुआ। बाढ़ बारिश के बीच सेब के बागवान को भारी नुकसान पहुंचा। सड़कें बंद होने के चलते सेब ले जा रहे सैकड़ों ट्रक फंस गए, बड़ी मात्रा में सेब खराब हुए। वहीं अब सेब बागवानों को राहत देने वाली ये बड़ी खबर सामने आई। आज बड़गांव स्टेशन से कश्मीरी सेबों से लदी 2 पार्सल ट्रेनें रवाना होंगी, एक दिल्ली और दूसरी जम्मू के लिए। इस कदम से बागवानी क्षेत्र को मजबूती मिलेगी, साथ ही कश्मीर की अर्थव्यवस्था को नई गति भी प्रदान होगी। किसान बागवान पहले से ही दिल्ली के लिए मालगाड़ी की मांग कर रहे थे ताकि देश की विभिन्न मंडियों तक उनकी सीधी पहुंच हो सके, और अब ये लंबी मांग पूरी होती नजर आ रही है। आज बड़गांव रेलवे स्टेशन से 2 स्पेशल ट्रेनें सेब लेकर रवाना होने वाली है, ये बेहद खास है। वहीं आपको बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पोस्ट कर जानकारी दी। उन्होंने लिखा है कि जम्मू श्रीनगर लाइन चालू होने से कश्मीर घाटी में कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। रेलवे 13 सितंबर से डेली बेसिस पर कश्मीर घाटी के बड़गांव से दिल्ली के आदर्श नगर स्टेशन तक पार्सल ट्रेन शुरू कर रहा है। बड़गांव से दिल्ली से ले जाने वाली 2 पार्सल ट्रेनों की लोडिंग आज से ही शुरू हो रही है। एक ट्रेन दिल्ली पहुंचेगी और 2 ट्रेनें यहां पर शुरू की गई है। बहुत बड़ी मात्रा में सेब बागवानों को नुकसान पहुंच रहा था जब जम्मू कश्मीर प्रकृति मार को झेल रहा है। ऐसे में सड़कें जब पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है, बंद है, ऐसे में
ये बेहद महत्वपूर्ण था ट्रेन चलाना। और अश्विनी वैष्णव ने बाकायदा इसकी जानकारी देते हुए किसान बागवानों के लिए बहुत बड़ी और खुशखबरी वाली खबर बताया है। इस वक्त की बड़ी खबर, संजौली मस्जिद विवाद पर एक बार फिर से घमासान हुआ। हिंदू संगठनों ने संजौली में अर्धपिंडदान तक कर दिया। संजौली मस्जिद के बाहर यह अर्धपिंडदान किया गया। सरकार और वक्फ के खिलाफ ये बहुत बड़ा प्रदर्शन। आपको बता दें कि शिमला की संजौली अवैध मस्जिद का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। हिंदू संगठनों के प्रतिनिधियों ने संजौली मस्जिद के बाहर विरोध प्रदर्शन जताया है और पिंडदान किया गया है। इसके साथ ही सरकार वक्फ बोर्ड के साथ सनातन विरोधियों के खिलाफ प्रदर्शन भी किया गया। दरअसल आज के ही दिन पिछले साल अवैध मस्जिद के खिलाफ संजौली में बड़ा आंदोलन किया गया था, जिसमें आंदोलनकारियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया था। उसी के विरोध में आज हिंदू संगठनों के प्रतिनिधियों ने यह पिंडदान किया और आज के दिन को सनातन शौर्य, स्मृति एवं प्रतिकार दिवस के रूप में याद किया। देवभूमि संघर्ष समिति के सह संयोजक विजय शर्मा और मदन ठाकुर ने बताया है कि जिला प्रशासन पिछले आंदोलन से डर गए। परिणाम स्वरूप इस बार डिजास्टर एक्ट का हवाला देकर मात्र 11 लोगों को ही धरना देने की इजाजत दी गई। इस खबर पर कपिल ठाकुर हमारे संवाददाता शिमला से हमारे साथ मौजूद है। कपिल, अर्धपिंडदान किया गया, बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी कि जो अवैध अतिक्रमण है उसे हटा दिया जाए, और आज ये पिंडदान, क्योंकि पिछली ही बार इस तरीके से यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में तनावपूर्ण स्थिति हमने देखी थी। देखिए, बिल्कुल ये जो संजौली मस्जिद मामला है एक बार फिर विवादों में है। और आज से ठीक 1 साल पहले यहाँ पर एक जो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था और इस आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो एक हिंदू युवक के साथ मारपीट वहां पर संजौली के अंदर हुई थी। उसके बाद से ये मामला काफी गर्मा गया था। प्रदेश के कोने कोने तक जो है लोगों में जो एक चिंगारी इस मस्जिद को लेकर वहां पर उठी थी और कोने कोने से यहाँ पर लोग इकट्ठा होकर 11 सितंबर के दिन जो यहाँ पर एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। और जब ये प्रदर्शन बहुत बड़ा यहाँ पर हो रहा था तो वहां पर जो है पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और कई जो लोगों के खिलाफ वहां पर मामला दर्ज हुआ था। तो ऐसे में उसके बाद से जो कोर्ट है, नगर निगम जो आयुक्त कोर्ट है, उसने जो है इस मस्जिद को अवैध ठहराया है। उसके बाद जो 3 मंजिला, ये 5 मंजिला जो मस्जिद संजौली के अंदर है, 3 मंजिलों को गिरा दिया गया था और बाकी की जो 2 मंजिलें थी उसको गिराने का फैसला नगर निगम जो आयुक्त कोर्ट ने दिया था। लेकिन जो वक्फ बोर्ड है वो अब वहां पर जो यहाँ पर कोर्ट के अंदर जो चला गया है और अब ये जो मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर है और वहां से अब फैसला आना बाकी है कि इस जो पूरी मस्जिद को गिराया जाना है या फिर नहीं। लेकिन आज जो प्रदर्शन किया गया है वो इसलिए किया गया है क्योंकि आज 1 साल हो गया है और अर्धपिंडदान जो है किया गया है वहां पर। और जो ये देवभूमि संघर्ष समिति ने वहां पर प्रदर्शन किया है, उनका ये कहना है कि अर्धपिंडदान इसलिए किया गया है ताकि जो सरकार है या फिर जो हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है, उनका जो ये अर्धपिंडदान किया गया है, पूरा पिंडदान नहीं किया गया, अर्धपिंडदान किया गया है ताकि किसी प्रकार की जो है पूरी तरीके से जो है मुक्ति ना मिले, ये उनका कहना था। और संजौली में जो है केवल 11 लोग आज जिन्होंने वहां पर प्रदर्शन किया, ये कहना था कि ज्यादा संख्या में यहाँ पर लोगों की भीड़ उमड़ कर आने वाली थी, लेकिन यहाँ पर डिजास्टर एक्ट का हवाला दिया गया और ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं दी गई, इसलिए केवल 11 लोगों ने आज यहाँ पर प्रदर्शन किया है। अब देखना ये होगा कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फैसला आना है, क्या जो पहले यहाँ पर नगर निगम जो आयुक्त कोर्ट का फैसला है उसे जो है क्या गिराने का फैसला आता है या फिर जो 2 मंजिला अभी जो ये मस्जिद जो संजौली के अंदर है इस पर क्या अब जो आगामी फैसला आता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कपिल, आपकी जानकारी।